नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग वर्ग 6 में चलते हैं और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। तो इस पाठ को देखने से पहले चलिए एक पहेली भी हम लोग सुलझा लेते हैं कि पंख नहीं पर उड़ती है और हाथ नहीं पर लड़ती है। पंख नहीं पर उड़ती है, हाथ नहीं पर लड़ती है। बताइए वो क्या है? बता सकते हैं क्या? सोचिए सोचिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। और आज हम लोग पाठ देखने जा रहे हैं। वो पाठ है पाठ 6, तुम कल्पना करो। बताइए बच्चों। हाँ, कभी कभी हम लोग ये भी तो कहते हैं कल्पना की उड़ान, यानी कि मन में जो हम सोचने लगते हैं, मन में जो हम सृजन करने लगते हैं, वो है कल्पना, है ना। तो इसी से मिलता जुलता पहेली भी है बच्चों, उसका भी जवाब ढूंढिए। और अब हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कल्पना करने की बात की जा रही है और किसके बारे में कल्पना की जा रही है। क्योंकि कभी हम कल्पना करते हैं कि हम बहुत ही सुंदर जगह पहुंच गए हैं और हम रोमांचित होते रहते हैं। कभी हम किसी अपने लक्ष्य को लेकर कल्पना करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर कल्पना करते हैं, है ना। तो आज हम क्या कल्पना करने की बात की जा रही है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, और ये एक कविता के रूप में है। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। कविता ये है बच्चों कि तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ। हैं दे रही चुनौतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए करो नवीन कल्पना करो। कल्पना करो, तुम कल्पना करो। बच्चों, अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं कि कहा जा रहा है कि कल्पना करो यानी कि मन में सृजन करो कि घिस गई है समाज की रीतियाँ और चुनौती दे रही हैं कुरीतियाँ। तो कल्पना ये कीजिए कि कैसे हम इन कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम जो निर्बल हो गई, घिसी जा रही, ख़त्म होती जा रही जो रीतियां हैं, उसको हम कैसे फिर से नया करें, आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए तुम कल्पना करो, यानी कि जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि उस कार्य को हमें कैसे करना है। तो कहा जा रहा है कल्पना करो, तुम नवीन कल्पना करो, यानी नई नई बातों को सोचो और नए नए चीज़ों से तुम इस रीतियों को आगे ले जाने और कुरीतियों को ख़त्म करने की तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। चलिए देखिए फिर इस कविता में, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए करो नवीन कल्पना करो। निज राष्ट्र यानी हमारा देश। तो इसके हमारा जो देश है, देश का शरीर यानी हमारे राष्ट्र के लिए, अच्छाई के लिए श्रृंगार। राष्ट्र का श्रृंगार कैसे हो सकता है बच्चों? कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, हम अपने राष्ट्र के लिए अच्छा करें। तो इसके लिए नवीन कल्पना करो। कल्पना करो, तुम कल्पना करो कि कैसे हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने राष्ट्र के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं। कल्पना करो, तुम कल्पना करो कि बताइए आप ये सब कैसे करेंगे, इसके लिए कल्पना कीजिए। चलिए अगले पद की तरफ। जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से।
हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर पर, इस गंग तीर बैठ, आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। बच्चों, कहा जा रहा है जंजीर टूटती ना कभी ना अश्रुधार से, यानी जंजीर तो आपने देखा होता है ना, लोहे की जंजीर होती है, उस पर हथौड़ा मारते जाइए तभी वो टूटती है। तो उसी तरह से जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, बुरी प्रथाएं हैं, वो नहीं टूटेंगी सिर्फ आंसू बहाने से, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कोशिश। तो जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। तो जब दुख दर्द आता है बच्चों, तो आपको कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो दुख दर्द दूर होते हैं। सिर्फ दुलार से, प्यार से दुख दर्द नहीं भाग सकते, नहीं दूर हो सकते। हटती ना दास्ता पुकार से गुहार से, जब कोई गुलाम बना ले, जब गुलामी की जंजीर में जकड़ जाते हैं, तो सिर्फ पुकारने से या गुहार लगाने से, सिर्फ मांगने से वो दास्तां नहीं ख़त्म होती, उसके लिए भी संघर्ष करना होता है, उसके लिए भी कोशिश करनी होती है। तो हटती ना दास्तां पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ, आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। यानी कि गंगा नदी के किनारे बैठकर राष्ट्र शक्ति यानी हमारा देश कैसे मजबूत हो सकता है, इसके लिए कामना करो और किशोर कामना करो, यानी कि तुम कामना करो। जो किशोर किनको कहा गया है बच्चों? हमारी युवा पीढ़ी को। और जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे यंग जनरेशन है, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, वो क्या क्या कर सकती है देश के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, इसकी तुम कामना करो। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई। जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई। आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि, रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। याचना का अर्थ क्या होता है बच्चों? याचना का प्रार्थना करना, है ना। और किसे कहा जा रहा है? किशोरों को, यानी कि युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग को, कि अगर तुम गए, यानी अगर तुम चूक गए, तो स्वदेश की जवानियाँ गई। स्वदेश की जो सबसे मजबूत स्तंभ है, जो युवा पीढ़ी है, वो चली जाएंगी, तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं। चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई। तो आप तो जानते ही हैं कि चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप, जो बहुत ही बहादुर और प्रतापी राजा हुए, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं बहादुरी की। तो चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई। आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। हमारा देश बहुत मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, और ये रक्त की रवानियाँ, यानी जो रक्त में जो उबाल आता है, रक्त में जो जोश आता है, इसे कहा गया है रक्त की रवानियाँ। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि, रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो। सूर्य और चंद्र की यहाँ उपमा दी गई है बच्चों, क्योंकि ये पूर्ण है। सूरज का प्रकाश कभी भी घटता नहीं है, और आपने देखा है कि हर रोज़ ये उसी ऊर्जा के साथ पूरे पृथ्वी को ऊर्जामान करता है ना, गतिमान करता है। तो सूर्य और चंद्र से समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो। रिद्धि सिद्धि को क्या कहा गया है बच्चों? ये सुख और वैभव और समृद्धि के देवता को रिद्धि सिद्धि कहा गया है। तो सुख समृद्धि हमारे देश में हमेशा बरकरार रहे, हमेशा रहे, इसकी तुम याचना करो। दरिद्र याचना करो, जो गरीब हैं वो याचना करें, यानी कि प्रार्थना करें। तुम याचना करो,
प्रार्थना करो। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। आकाश है स्वतंत्र है, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा, बना ढला है जल प्रताप, काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। जिस तरह आकाश स्वतंत्र है और स्वतंत्र मेखला भी स्वतंत्र है, जो पहाड़ की चोटियां हैं, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा, बड़े बड़े जो पहाड़, जो चोटियां हैं, पहाड़ की चोटियां, वह भी स्वतंत्र हैं, कोई उन्हें नहीं बांध सकता, है ना। तो खड़ा बना ढला है, जल प्रताप काटता सदैव श्रृंखला। तो ये जो जल प्रताप है, कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत ऊंचाई से जब जल गिरता है पहाड़ों पर तो पहाड़ भी कट जाता है। तो काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो। आनंद खुशी के लिए, शोक जन्म और मृत्यु, अगर कभी दुख है तो उसके लिए, जन्म और मृत्यु, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, तो जन्म के लिए और मृत्यु के लिए भी तुम योजना करो। यानी कि योजना बनाइए, उसके लिए सोचिए, उसके लिए, उसके कार्यों को पूरा करने के लिए उसके बारे में सोचिए। स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। स्वतंत्र योजना यानी कि जब आप आज़ाद होते हैं, आज़ाद ख्यालों से भरे होते हैं, तो आप बहुत सारी बातों को सोच सकते हैं और बहुत सारे नए नए कार्यों को कर सकते हैं और नई सृजन कर सकते हैं, नई सृजनशीलता को जन्म दे सकते हैं। तो इसके लिए तुम योजना करो। बच्चों, ये जो कविता है ये हमारे देश के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए युवा पीढ़ी से, युवा वर्ग से कहा गया है कि तुम याचना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम कोशिश करो, तुम कल्पना करो। और ये कविता देश के लिए कही गई है युवाओं से। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी थे। चलिए हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। नवीन का अर्थ है बच्चों नया, है ना। मेखला, मेखला करधनी, कमरबंद को भी कहते हैं। और अश्रुधार, आंसुओं की धार। कुरीतियाँ, खराब रीति रिवाज। दास्ता, गुलामी। कामना का अर्थ है इच्छा। रवानिया का अर्थ है बहाव। और याचना का अर्थ है मांगना, यानी प्रार्थना करना, मांगना। बच्चों, इस तरह और भी कुछ कठिन शब्द हैं। अगर आपको लगते हैं कि ये शब्द कठिन है तो उनको लिखिए और अपने शिक्षक से ज़रूर उसके अर्थ को पूछिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारे पाठ में और क्या अभ्यास कार्य करने हैं। बच्चों, ये बताइए कि पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा, बताइए। बताइए इस कविता में क्या कहा गया है और इस कविता के आधार पर आपको बताना है कि आप किस प्रकार की कल्पना करेंगे। सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि आपके जो जवाब हैं वो क्या सही हैं। चलिए अब हम लोग इसके जवाब को देखते हैं। पाठ के आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं कि पुरानी नीतियाँ या जो रीतियाँ हैं एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। जो पुराने प्रथाएं हैं उनको हम, जो कुप्रथाएं हैं जिनसे नुकसान होता है उनको हम छोड़ेंगे और जो नीतियाँ हैं उनको हम कभी भुलाएंगे नहीं। उन नीतियों के आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उन रीतियों को भी हम साथ लेकर चलेंगे। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। बच्चों, ये बताइए
कि राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। यहाँ एक लाइन में राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार की बात की गई थी, तो बताइए शरीर का जो राष्ट्र के शरीर का जो श्रृंगार है या राष्ट्र के शरीर को कहने से आपके मन में किसका चित्र आ रहा है। बताइए राष्ट्र का शरीर किसे कहा गया है और कैसे आप कह सकते हैं राष्ट्र को शरीर। क्या राष्ट्र एक शरीर है? सोचिए और बताइए। और आप अपने राष्ट्र को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं और किस तरह से आप उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, ये भी बताइए। सोचिए। चलिए आपने जो सोचा है वो हम देखते हैं। तो राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र आता है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत देश को हम लोग माँ की तरह मानते हैं और हम अपने देश को माँ की तरह सम्मान देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा देश है ये हम क्या कहते हैं, भारत माता। तो राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माँ का एक चित्र उभरता है कि ये जो हमारी मातृभूमि है, जननी जीवनदायिनी, ये हमारा भारत देश। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखाती है? बताइए बच्चों, चित्तौड़गढ़ में जो महाराणा प्रताप थे उनकी कहानी से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन सी सीख मिलती है? सोचिए सोचिए और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। देखिए इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो बहुत बहादुर थे और आपने देखा था कि वो उनका जो राज्य था उसे कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया उनके रहते, और वो बहुत बहादुरी से अपने जो राज्य की रक्षा करते थे और उनके बहादुरी की कहानियाँ बहुत चर्चित थीं। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। बच्चों ये बताइए कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। क्या कहा गया है इस कविता में? कौन सी बात कही गई है? क्या कल्पना करने की बात कही गई है और क्या याचना करने की बात कही गई? बताइए बताइए, सोचिए। देखिए अगर आपने कविता बहुत ध्यान से सुना और देखा है तो आप जल्दी जल्दी बताएंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। देखिए इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कल्पना, नवीन कामना, दरिद्रता दूर करने के लिए समृद्धि और रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। सोचिए बच्चों, क्या आपको याद था? क्या आपने यही लिखा है अपने उत्तर में? अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से देखिए और लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। बच्चों आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। देखिए इसका क्या उत्तर हो सकता है, क्योंकि आकाश तो बहुत विस्तृत होता है। क्या इसे कहीं बांधना संभव है? आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं, किसी का कब्जा नहीं, इसीलिए आकाश को स्वतंत्र कहा गया है। ये तो असीम है और इसका कहीं कोई और छोर नहीं है, तो इसे आकाश को स्वतंत्र कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों इस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? बताइए। क्या आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी और किस तरह के भाव मन में आ रहे हैं? क्या भक्ति के भाव या
और कौन कौन से भाव आपके मन में आ रहे हैं बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए इस कविता को पढ़ने से कौन से भाव मन में आए। कविता पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने तथा स्वतंत्र नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, कल्पना करो, तुम कल्पना करो, याचना करो, तुम कल्पना करो, और योजना बनाओ, तुम कल्पना करो। तो इसलिए ये सारे भाव हमारे मन में आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है। उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5-5 पंक्तियां बताइए। बच्चों यहाँ 4 पद दिए गए थे, है ना? तो हर पद में क्या करने के लिए कहा गया, हम लोग फिर से एक बार सोचते हैं उस कविता को और उसके बाद उसके उत्तर को लिखते हैं, है ना? तो जल्दी जल्दी सोचिए कि पहले पद में कौन सी बात कही गई थी और किस काम को करने के लिए कहा गया था। तो जल्दी से 5 पंक्तियाँ लिख सकते हैं क्या? तो चलिए लिखिए। देखिए पहले पद में क्या कहा गया है। पहले पद में नवीन कल्पना करने की को कहा गया है और नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र निर्माण संभव है। नवीन कल्पना के माध्यम से हम पुरानी नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जब पुरानी कुरीतियाँ दूर होंगी तो हमें नई धारणाएं और नई सोच उत्पन्न होगी। बच्चों यही था ना? हाँ, तो देखिए क्या आपने जो लिखा है वो सही है। अब हम लोग अगले पद की तरफ चलते हैं कि अगले पद में क्या कहा गया था करने के लिए। दूसरे पद में था किशोर यानी कि जो युवा वर्ग है, नवीन कामना की बात कही गई। नवीन कामना का अर्थ है नई इच्छाएं देश के लिए, है ना? तो देश के लिए आप कौन सी नई इच्छाएं कर सकते हैं जिससे समाज में, देश में बदलाव संभव हो, जो किसी के सामने आंसू बहाने या दुलारने या किसी के गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी करने के लिए हमें सबल और सक्षम यानी कि हमें मेहनत करना होगा, हमें अपने आप को सक्षम बनाना होगा, तभी हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो ये था दूसरे पद में करने वाली बात। चलिए तीसरे पद की तरफ। तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है, यानी कि प्रार्थना करने की, मांगने की। किससे हम मांग रहे हैं बच्चों? वस्तुतः पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करनी चाहिए, यानी जिसके पास बहुत है उसी से हम कुछ मांग सकते हैं ना। जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे हम क्या मांगेंगे भला, है ना? तो सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण हैं, हमें उससे समृद्धि आदि की याचना करनी चाहिए, जिससे हमारा समाज, हमारा देश सभी प्रकार से समृद्ध होगा। हमारे देश से गरीबी भी दूर हो सकती है ना? याचना करने की बात कही गई है। चौथे पद में स्वतंत्र योजना बनाने की बात की गई है। स्वतंत्र योजना से हम किसी भी कार्य को भली भांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना से ही समृद्धशाली समाज या देश बन सकता है। स्वतंत्र योजना ही सफलता का कारण है। यदि हमारी योजना में किसी की दखल अंदाजी होती है तो योजना सफल नहीं हो पाती। तो ये थी चौथे पद की बात। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। बच्चों ये बताइए कि इस कविता को पढ़ने से आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो बताइए कि जब देश की बात हो रही है तो कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या है। इस कविता को पढ़ने से मन में देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम आदि के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो इससे हमारे मन में देश प्रेम की भावना जागृत होने लगती है। चलिए अगले अभ्यास में। बच्चों आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों? तो जो कुप्रथाएं होती हैं ना, जो नुकसान दिलाती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं, जिनसे लोगों का नुकसान होता है या जो हम सहन नहीं कर पाते,
तो ऐसी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं? और किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहेंगे? बताइए। क्या आप कभी सोचे हैं कि वो कौन कौन सी प्रथाएं हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए हमने क्या क्या लिखा है। हमारे समाज में कुछ प्रथाएं जो आज के समय में सामाजिक कुरीतियों का रूप ले चुकी हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला एवं बाल शोषण या बच्चों के साथ छेड़छाड़, ये जो समस्याएं हैं या जो प्रथाएं हैं उसको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहेंगे कि इस तरह का कभी ना हो। तो आज आपने इस कविता में बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस कविता में नए विचार, नवीन कल्पनाओं को करने की बात की गई है और नई याचना करने की बात कही गई है, जिससे हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो और हमारे देश में किसी तरह की कमी ना हो। तो बच्चों, आपने इस पद को पढ़ा और आपने इस कविता के भावार्थ को भी समझा। हमने अभ्यास कार्य भी किए, साथ ही आपने इस कविता को पुनः फिर से पद में क्या क्या कहा गया था इसको भी देखा। बच्चों, समाज में बहुत सारी प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, उसके बारे में भी हमने समझा कि कौन सी कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं जो बुराई के लिए हैं, जिससे नुकसान होता है, और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं जो आज भी सबके फ़ायदे के लिए हैं, तो उनको भी हमें छोड़ना नहीं है। तो आगे हमें जो कुरीतियां हैं वो उसको बढ़ावा न दिया जा सके, न मिल सके, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। बच्चों, आज हमने एक पहेली भी आपसे पूछी थी, तो बताइए क्या थी पहेली? पंख नहीं पर उड़ती है, हाथ नहीं पर लड़ती है, क्या है वो? वो कल्पना तो नहीं है, तो क्या है? वो है पतंग। हाँ, पंख नहीं है पर उड़ती है ना, और हाथ नहीं है, फिर भी जब दो पतंगे लड़ती हैं तो एक कट जाती हैं। है ना मज़ेदार? हाँ, चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।